Hello everyone. So today I am going to start my second lecture. So in previous lecture I was discuss resistant body, rigid body, types of forces in which I was cover types of external forces and UDL, UVL, how to calculate their magnitudes and where the resultant force acts. So all these topics were covered in lecture number 1 and Brignon theorem also discussed in lecture number 1. Now I am going to discuss internal forces. So what is internal forces? The forces induced in a body when body is acted upon एक्सटर्नल फोर्सेस। जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसके जो इंटरनल मॉलिकुलर फोर्सेस उसके अंदर जनरेट होते हैं। जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो क्या करता है, उस जो फोर्स एक्सटर्नल लगा है उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से बॉडी के अंदर कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मेथड टू कैलकुलेट इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो ये इसका जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शंस के हेल्प से ही हम इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, ये मान लो कोई बॉडी है हमारी। ठीक है। ये कोई बॉडी है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर P लग रहा है। ठीक है। और इधर से भी P लग रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल फोर्सेस। तो मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है, किसी भी डिस्टेंस पे जाके हम एक सेक्शन कट करते हैं। ठीक है। मान लो मैंने ये सेक्शन कट किया, तो ये सेक्शन है जो एक्स एक्स है। ठीक है। अब ये जो सेक्शन कट किया एक्स एक्स, तो हमने क्या किया, अब इसका FBD बनाया। FBD बनाया हमने सबसे पहले। ठीक है। अगर FBD बनाएंगे इस इतने वाले पार्ट का जो मैंने कट किया है, ठीक है, अगर इतने पार्ट का FBD बनाएंगे तो देखो ये पार्ट लिया हमने, तो इधर जो फोर्स लग रहा था वो तो P लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक। अब इसको जब मैंने कट किया है यहाँ से, तो इस वाले पार्ट पे क्या आएगा, एक इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स आएगा जिसको हमने नोट किया है FR से। ठीक है। अब FR हम कैसे निकालेंगे? FR की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है। ऐसे अगर इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट है, तो इधर भी P फोर्स लग रहा, तो इधर भी एक इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम किसके हेल्प से करेंगे? इसकी कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जब हम करेंगे तो समेशन ऑफ Fx क्या होगा? 0। आप समेशन ऑफ Fx लगाएंगे तो देखो, अगर मैंने इस वाले इधर को मैंने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को, इधर वाली डायरेक्शन को अगर नेगेटिव लिया है तो क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा, तो FR, और ये फोर्स जो लग रहा है P लग रहा है, तो FR माइनस P इक्वल टू 0, यानी कि FR है क्या आ गया, P। ये मैंने इसमें लगाया, अगर इसमें भी लगाएंगे तो इधर भी क्या आएगा, इधर से भी यही आएगा, FR इक्वल टू P। ठीक है। तो यानी कि जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल फोर्सेस आर इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस सच दैट दे ऑलवेज रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड। इसलिए जो हमेशा हमारा जो इंटरनल फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखो एक्सटर्नल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में था, तो इंटरनल रेसिस्टिंग जो फोर्स आया वो किस डायरेक्शन में आया? इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। जो रेसिस्टिंग फोर्स है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? वो जो होती है, इस सिंबल का जो मतलब होता है, ट्रिप जो 3 इक्वल के साइन बने, इसका मतलब होता है इज ऑल्सो डिफाइंड एज। तो जो इंटेंसिटी होती है रेसिस्टिंग फोर्स की उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। इज ऑल्सो डिफाइंड एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक। अब अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन स्ट्रेस की अगर बात करें तो एक नॉर्मल स्ट्रेस है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस है।
अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो होता है नॉर्मल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर ये बॉडी है, अगर इसके में कोई नॉर्मल फोर्स आ रहा है, नॉर्मल फोर्स मतलब किसी, ये मान लो कोई हमारा प्लेन था या क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल फोर्स है पी, तो ये इस सेक्शन के लिए क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स है। और अगर इसी क्रॉस सेक्शन का हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। अगर हम बात करें टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस की, तो मान लो कोई बॉडी है। अब टेंजेंशियल मतलब क्या है, इसके पैरेलल डायरेक्शन, सरफेस के अलोंग। तो अगर सरफेस के अलोंग इस तरीके से लग रहा है कोई स्ट्रेस, ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो शियर फोर्स आएगा इस सरफेस पर, शियर फोर्स बाय यूनिट एरिया, इसी का एरिया वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस के इक्वल। ठीक है, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस देखने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस। अगर ये समझ में आएगा तो सोम में हर एक टॉपिक समझ में आते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन का समझ में नहीं आएगा तो फिर सोम में आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से पहले हम बताते हैं कि फेस क्या होता है। ठीक है, तो फेस क्या होता है, एक प्लेन और नॉर्मल टू एन एक्सिस। ठीक है, किसी भी एक्सिस के जो नॉर्मल कोई भी प्लेन होगा, मान लो जैसे देखते हैं, मान लो ये कोई एक्सिस है, ठीक है, तो इस एक्सिस के नॉर्मल कौन सा प्लेन दिख रहा है हमें, इसमें ए वाला प्लेन दिख रहा है, तो इसके लिए कौन सा फेस आ जाएगा, ए फेस हो जाएगा। यानी कि फेस क्या होता है, एक प्लेन होता है जो किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जो फेस होती हैं वो 3 फेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, एक्स फेस, वाई फेस, जेड फेस। अगर हम किसी क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर कितनी फेसेस होती हैं, क्यूब में 6 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी, एक ए, तो इसकी अब बैक साइड में कौन आएगी, एक, ठीक, 2 फ्रंट वाली हो जाएंगी ये, और 2, एक टॉप और एक बॉटम, तो टोटल कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस। ठीक, 2 एक्स फेज हैं, 2 वाई फेज हैं और 2 कौन सी हैं, जेड फेजेस होती हैं। ठीक है, तो मैंने इस डायग्राम में शो किया, जो ब्लू पेन से शो की है, ये ब्लू पेन से शो किया मैंने एक्स फेस को, ग्रीन से किया वाई फेस को, और जेड फेस को किया है रेड से। अब इसको पता कैसे चल रहा है हमें, तो देखते हैं। ये मान लो हमारी कोई एक्स एक्सिस है, ठीक, ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। अगर हम इस वाले प्लेन की बात करें, ये जो प्लेन है, ठीक, अगर इस प्लेन की बात करें तो कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है या वाई जेड प्लेन है या जेड एक्स प्लेन है, ये कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम। अगर हम इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम एक बार देखते हैं कि अगर इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम, तो देखेंगे ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, ये जेड डायरेक्शन है। ठीक, अगर इधर की बात करेंगे तो ये कौन सी है, ये बाई के पैरेलल चल रहा है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शन है। यानी कि ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, ये जो प्लेन है वो बाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, बाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो जो बाई जेड प्लेन होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आता है। तो इसलिए जो फेज़ है वो ए वाली फेज़ कौन सी है, एक्स फेज़ है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी फेज़ देखते हैं। अब इस वाली फेज़ पे बात करते हैं, ये कौन सा प्लेन होगा। अगर इस प्लेन की बात करें तो देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी है, बाई, ठीक, ये कौन सी है, एक्स। ठीक, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये जो प्लेन हो गया वो एक्स वाई प्लेन हो गया। अब एक्स वाई प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है, ये देखो ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो फेस की डेफिनेशन ही क्या होती है, किसी एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको ये हम फेस बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो इसकी में फेस कौन सी आ जाएगी, ये जेड फेस हो जाएगी। अगर इस वाले की टॉप सरफेस की बात करें तो ये कौन सा प्लेन है, तो ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन में चल रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये जो हो गया जेड एक्स प्लेन हो गया। और जेड एक्स प्लेन है वो किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बाई एक्सिस के, तो यानी कि ये जो फेस है वो वाई फेस है। अब देखो इसके आगे हम देखते हैं अब, ठीक है, सिंबल हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो अगर देखा होगा बुक्स वगैरह में सिंबल बने रहते हैं, टाओ जेड एक्स, टाओ वाई एक्स, टाओ एक्स एक्स, इस तरीके से लिखा रहता है। और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो टाओ का मतलब क्या है, स्ट्रेस बता रहा है वो। ठीक है, टाओ मतलब क्या है, स्ट्रेस है। ठीक, अब ये 2 लिख के आते हैं, एक होता है बाई, एक होता है एक्स। ठीक, अब ये पहले वाले का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फेस, पहला जो होगा, ठीक, उसका मतलब होता है फेस, और जो दूसरा सिंबल होता है उसका मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बताता है फेस, एक बताता है डायरेक्शन। यानी कि अगर हम बात करें कि टाओ एक्स एक्स की, तो
तो टाउ एक्स एक्स का मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेस जो है वो किस फेज़ में है, एक्स फेज़ में है, ठीक, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम अगर मैं इसको शो करना चाहूँ, ठीक है, अगर प्लेन पर शो करना चाहें तो मान लिया मैंने कोई बॉडी है, ठीक है, मैं कोई क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा एक्स फेज़ कौन सा होगा, ये फेज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगी वो एक्स डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, बाई डायरेक्शन होगी, ये कौन सी होगी, जेड होगी। तो हमें शो करना है एक्स एक्सिस को, टाउ एक्स एक्स को। तो टाउ एक्स एक्स को शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक्स फेज़ देखनी होगी। तो एक्स फेज़ मतलब हमें पता चल गई ये फेज़ है, और दूसरे एक्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है, फेज़ कौन सा था, ए फेज़ था, यानी कि इस फेज़ पे और एक्स डायरेक्शन के अलाउंग, यानी कि इस डायरेक्शन के अलाउंग। तो ये कौन सा हो जाएगा, टाउ एक्स एक्स। और टाउ एक्स एक्स को ही हम शो करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्मल नहीं हो रहा है ना, इस प्लेन के ये कौन स्ट्रेस कैसा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, यानी कि इसको हम टाउ सिग्मा एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं हम उनको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो सीयर होते हैं उनको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक मैं पूरा लेके चल रहा हूँ तो मैं टाउ एक्स एक्स ही लिखूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक्स यहाँ से पता भी चल रहा है कि नॉर्मल है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये जो प्लेन के जो हमारी डायरेक्शन आई है फाइनली वो कैसी आई है, परपेंडिकुलर आई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया, तो अगर मान लो मुझे शो करना है, ठीक है, ये जो स्ट्रेस दे रखे थे टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, तो अगर हम इसको इस प्लेन पे शो करें, इस वाले पे, ठीक है, तो कैसे होगा, मैंने डायरेक्शन भी यहाँ पे ले रखी है, ये एक्स एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन है। तो अगर हमें टाउ एक्स एक्स तो हम शो कर चुके हैं क्योंकि ये एक्स फेस था और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग था, तो ये हो गया था टाउ एक्स एक्स। अब हमें टाउ वाई एक्स देखना है। टाउ वाई एक्स का मतलब वाई फेस, तो वाई फेस में सबसे पहले हम पहुंच गए, यानी कि ये हमारा कौन सा है, वाई फेस, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, यानी कि इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो ये टाउ वाई एक्स, और देख भी रहा है इस फोर्स कैसा आ रहा है, सरफेस के अलॉन्ग आ रहा है, यानी कि ये कैसा फोर्स है, सीयर फोर्स है या सीयर स्ट्रेस, ठीक। अब टाउ जेड एक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जेड, पहला सिंबल देखते हैं जेड, पहला सिंबल से पता चलता है कौन सी फेस है, तो ये हमारी जो फेस है वो जेड फेस है, तो हम सबसे पहले जेड फेस में पहुंच गए। उसके बाद दूसरा सिंबल पता चलता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, यानी कि इस एक्सिस के अलावा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या सा हो जाएगा, टाउ जेड एक्स। ये भी दिख रहा है कि ये भी इस सरफेस के क्या है, अलोंग है, यानी कि ये भी कौन सा है, सीयर स्ट्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेसेस का, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि टाउ एक्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेस एक्स। टाउ वाई वाई का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वाई फेस। टाउ जेड जेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन जेड फेस, क्योंकि हमने टाउ एक्स एक्स अभी दिखाया है रिप्रेजेंट करके प्लेन पे। तो अगर ऐसे ही अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मान लो ये कोई क्यूब है हमारा कोई, ठीक है, ये कोई क्यूब है, तो हमें पता है ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है, ये हमारी जेड डायरेक्शन है। अब हमें टाउ वाई वाई शो करना है, नहीं पहले तो वाई फेस पे पहुंचना होगा और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, यानी कि ये, ठीक है, ये कौन सा है, टाउ वाई वाई। अब ये स्ट्रेस कैसा आ रहा है, ये जो स्ट्रेस आ रहा है वो इस सरफेस के, इस प्लेन के क्या आ रहा, परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर टाउ जेड जेड की बात करेंगे, यानी कि जेड फेस पे जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग, यानी कि ये, यानी कि टाउ जेड जेड, ये भी क्या आ रहा है, इस सरफेस के, ये प्लेन के नॉर्मल आ रहा है, यानी कि ये भी कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। तो टाउ एक्स एक्स का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एक्स फेस, और टाउ वाई वाई का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वाई फेस, और टाउ जेड जेड का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन जेड फेस। इनको सिंबल से हम नोट करते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। अब सीयर स्ट्रेस को टाउ से नोट करते हैं, बता चुका हूँ, टाउ एक्स वाई, यानी कि एक्स फेज में वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, टाउ वाई एक्स मतलब वाई फेज में एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से ये सारी ऑल आर सीयर स्ट्रेस, ठीक। अब हम बात करते हैं 3D स्ट्रेस की। अब 3D स्ट्रेस में क्या करेंगे, हम सारे ही स्ट्रेस को शो करेंगे इस वाले प्लेन पे, ठीक। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसमें जो दिख रहा है 3 कलर मैंने इसलिए शो किए है, ग्रीन कलर से मैं जो फेज़, क्योंकि ये जो फेज़ है ये कौन सा फेज़ है, एक्स फेज़ है, ठीक। ये जो कौन सा फेज़ है, ये जेड फेज़ है, सॉरी ये जेड फेज़ है। ये जो
ये सामने वाला जेड फेज़ है, टॉप एंड बॉटम कौन से हैं, वाई फेज़ हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला जो फ्रंट और बैक जो फेज़ हैं वो एक्स फेज़ हैं, और इधर साइड की बात कर रहा हूँ, ये जो फ्रंट इधर से, ठीक है, ये हमारे जो सामने आ रहा है ये वाला, और इसके पीछे जो फेज़ होगा वो जेड फेज़ है, और टॉप और बॉटम कौन से हैं, वाई फेज़ हैं। ठीक है, तो मैंने ये शो किया, एक्स फेज़ पे मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, वाई में रेड से, और जेड में मैंने ब्लू पेन से शो किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, अब हमारा सारी स्ट्रेस को हम इसमें शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स फेज़ थी, तो सबसे पहले एक्स फेज़ में एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा ना, तो ये आएगा टाउ एक्स एक्स। ठीक है, एक्स फेज़ में बाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो ये कौन सा आएगा, टाउ एक्स वाई। एक्स फेज़ में जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग कौन सा आएगा, टाउ एक्स जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हमने इधर फ्रंट देख लिया, तो बैक में भी जाएंगे, तो इसके फ्रंट में बैक में जाएंगे, तो ये देखो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अगर ये टाउ एक्स जेड इधर की ओर आ रहा है, तो ये बैक वाले सरफेस पे इधर की ओर जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर टाउ एक्स वाई को मैंने ऊपर ले रखा है इस वाले फेस पे, तो बैक वाले फेस पे इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। ऐसे ही टाउ एक्स एक्स को अगर मैंने इधर इधर की ओर ले रखा है, तो इसमें इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दोनों ही अपोजिट फेज़ पे, मैंने बताया भी अभी अपोजिट फेज़ में अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसी तरीके से मैंने बाई फेज़ में गया, तो बाई फेज़ में जो बाई डायरेक्शन में आया वो कौन सा आया, टाउ वाई वाई। वाई फेज़ में एक्स के अलॉन्ग कौन सा आया, टाउ वाई एक्स। वाई फेज़ में जेड के अलॉन्ग कौन सा आया, टाउ वाई जेड। ये तो टॉप पे था, अगर बॉटम पे जाएंगे तो बॉटम में भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में शो करना होगा। अगर ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर आएगा, ये इधर की ओर था तो ये इधर की ओर आएगा। ठीक, ये इधर था तो ये इसके अपोजिट में आएगा, तो ये हमारा वाई फेज़ था। अब जेड फेज़ की बात करते हैं। जेड फेज़ हमारा कौन सा है, ये वाला जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस फेज़ में हम क्या करेंगे, इसको मैंने इधर ही शो करना पड़ा क्योंकि सही से वो हो नहीं पा रहा। ठीक, तो जेड फेज़ में जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग कौन सा आ जाएगा, ये वाला आएगा। जेड फेज़ में एक्स के अलॉन्ग ये आएगा, जेड फेज़ में वाई के अलॉन्ग ये आएगा। अगर हम बैक की बात करेंगे तो अपोजिट में आएंगे, बैक में वाई के अलॉन्ग ये आएगा जेड फेज़ पे। ठीक, एक्स के अलॉन्ग ये आएगा और जेड के अलॉन्ग ये आएगा, तो ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगे। ये आप बना के एक बार देखना कॉपी पे पूरा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, मैं उसको दोबारा से फिर से बता दूंगा। वैसे कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इस वाले एक्स वाई प्लेन इसमें कौन सा है, एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, ये वाला मैं बता भी चुका हूँ। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, ये एक्स और ये वाई, यानी कि ये वाला प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया। ठीक, एक्स वाई प्लेन पर अगर बात करेंगे तो ठीक, तो एक्स वाई प्लेन पर ये शियर स्ट्रेस लग रहा है इधर टाउ एक्स वाई। ठीक, और ये जो लग रहा है वो टाउ वाई एक्स लग रहा है। ठीक, मैंने मान लिया एक्स फेस थी बाई, तो दो शियर स्ट्रेस लग रहा है, एक इधर एक इधर। अब मुझे इसमें क्या पता करना है, क्योंकि ये तो अभी इक्विलिब्रियम में है क्या, ये बॉडी ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हो ये जो फोर्स है ये बॉडी को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये भी इधर को कर रहा है, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुए तो बॉडी कहाँ से इक्विलिब्रियम में आएगी, तो हमें वही देखना है। क्योंकि वैसे भी नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी आ रहा, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी आ रहा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आते हैं और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे अपोजिट होती है, तो इसी को हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने इस क्यूब को बनाया अलग से एक्स वाई फेस को। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूं सबसे पहले इधर अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने डायमेंशन भी शो की थी, इसको मैंने डी जेड माना था, इसको डी एक्स माना था। ठीक, और इसको मैंने डी वाई माना था। ठीक है, इस वाले को डी वाई माना था मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस वाले फेस को लिया था तो इस वाले फेस में ये कौन सा हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैंने आगे जब ड्रॉ किया है तो इसमें डायमेंशन शो नहीं है, लेकिन हमारा अब देखो हमें पता है शियर स्ट्रेस तो मुझे पता है, इसमें इसके फेस के अलाउंग कौन सा था, टाउ एक्स वाई था, इसके अलाउंग कौन सा था, टाउ वाई एक्स था। अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो इस वाले फेस का एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स फेज़, ये कौन सी फेज़ है, एक्स फेज़। अब एक्स फेज़ की एरिया की जब हम बात करेंगे तो एक्स फेज़ के लिए अभी मैंने ऐसे शो किया है, एक्स फेज़ का मतलब क्या था, ये वाला प्लेन। इस वाले प्लेन की एरिया की जब बात करेंगे तो कौन कौन सा आएगा, ये डी वाई इंटू डी जेड। ठीक, तो एक्स फेज़ के लिए एरिया कितना हो जाएगा, एक्स फेज़ के लिए जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डी जेड इंटू
dy। और ऐसे ही हम बोलें इसमें वाई फेस के लिए एरिया कितना हो जाएगा, वाई फेस के लिए जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो एरिया आएगा, ये वाई फेस कौन सा, ये वाला, ये वाले इसके लिए कौन सा है, ये एक्स है, ये डी एक्स है और ये डी जेड, तो डी एक्स इंटू डी जेड। ठीक, तो फोर्स हमें निकालना है, स्ट्रेस पता है, तो मैंने वही किया इसमें इसमें इस वाले फेस का एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इस वाले फेस का एरिया का मल्टीप्लाई किया। ठीक, और हमने अभी मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद ये रिजल्ट पता चला, बस मैंने इसको अलग तरीके से शो किया। ठीक, तो जब मैंने एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो क्या करेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जब जीरो किया तो उससे क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इस वाले फोर्स को जब जीरो करेंगे तो पता चल जाएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, इसलिए एक मतलब इधर एक फोर्स आना चाहिए जो कि इस वाले को बैलेंस करेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बाई डायरेक्शन में करेंगे तो अभी नेट फोर्स इसमें है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का आना चाहिए ताकि इसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ से मुझे रेड जैसे ही पता चला तो एक हमें पता चल गया कि देयर विल बी अ अपोजिट शियर फोर्स ऑन अपोजिट फेस ऑफ द एलिमेंट, तभी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेम मुझे पता है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए भी होता है, नॉर्मल फोर्स भी क्या होना चाहिए, दोनों फेस अपोजिट फेस पे अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। देखो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, अगर ये मान लो एलिमेंट है तो अगर इधर पी फोर्स लग रहा तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना तो इधर भी एक नेट पी फोर्स आना चाहिए ताकि ये नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी में अभी तो मैंने समीशन एफ इक्वल टू जीरो किया, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो किया, लेकिन मूवमेंट भी तो जीरो करना होगा सी एम एलिमेंट के लिए, तो अब मैंने क्या किया, मूवमेंट इस वाले पॉइंट के अबाउट क्या कर दिया, जीरो कर दिया इसी फोर्सेस का। ठीक है, तो अब इस फोर्सेस का हम मूवमेंट करेंगे तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इन दोनों का तो आएगा नहीं क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो किसका आएगा, एक तो इसका आएगा, एक इसके लिए आएगा। ठीक है, तो जब हम इस वाले फोर्स का लेंगे मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट तो कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक, ऐसी यानी कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये वाली यानी कि डी एक्स, तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस। ठीक, तो ये वाला फोर्स था और इसके लिए डिस्टेंस, तो हमारा ये जो आया एक्स वाई एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव लिया। और जब हम इस वाले फोर्स की बात करेंगे ऊपर टाउ बाई एक्स डी एक्स इंटू डी जेड, तो इसके लिए डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये वाली वाई जेड, और ये कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों को नेगेटिव इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो होना चाहिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि टाउ बाई एक्स और टाउ एक्स वाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बॉडी में इसलिए आते हैं ताकि बॉडी क्या रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, मेंटेन इक्विलिब्रियम। ठीक, अब आते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का हमें पता है, अगर हम सिग्मा एक्स की बात करें तो क्या होता है, डी पी एक्स बाई डी एक्स। मान लो कोई रेसिस्टिंग फोर्स छोटे एलिमेंट को लिया तो डी पी एक्स है और उसका एरिया जो है वो डी ए है। तो अगर इधर से बात करें तो हमें एक चीज़ पता चलती है, सिग्मा एक्स क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो इसका वेरिएशन अगर हम देखेंगे, किसी मान लो ये बॉडी ली, इसमें एक सेक्शन कट किया, तो यहाँ से मुझे पता चलता है इसका जो वेरिएशन आएगा वो लीनियर नहीं आता है। ठीक है, वो वेरी करता है, जहाँ पे जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा होता है उससे उधर मैक्सिमम आ रहा होता है, बाकी में इस तरीके से वेरी करता है। यानी कि ये दिख रहा है पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा है इसमें। अगर ये वेरिएशन होता है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एवरेज लेते हैं, एवरेज करेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, हमने यूनिफॉर्म कब आएगा, जब हम उसको एवरेज के तरीके से लेंगे, तो हमने यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे एवरेज शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, तो एवरेज शियर स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। एवरेज स्ट्रेस क्या होता है, रेसिस्टिंग फोर्स या जो रिजल्टेंट रेसिस्टिंग फोर्स बॉडी में आ रहा है अपन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोलते हैं एवरेज स्ट्रेस। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस दोनों ही बराबर होते हैं। अब मुझे पता था सिग्मा एक्स कांस्टेंट नहीं था, पीछे ही देखा अभी हमने, तो उसके लिए कंडीशन ये बनी थी हमारी, पी एक्स इक्वल टू जीरो से ये सिग्मा एक्स डी एक्स। अगर हम इसको एवरेज स्ट्रेस के टर्म में नोट करेंगे तो सिग्मा एक्स एवरेज कितना हो जाएगा, पी एक्स बाई ए। ठीक, और पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2, अगर दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सिग्मा एक्स एवरेज जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई ए इंटीग्रेशन जीरो से ए सिग्मा एक्स इंटू डी ए। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्ट्रेस इज द वैल्यू ऑफ, एवरेज स्ट्रेस is the value of stress which if multiplied by original area will give resultant resisting force। ठीक है, और resultant resisting force किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिंपली अगर तुमसे बोला जाए एवरेज स्ट्रेस निकालो तो क्या करना है, स्ट्रेस में क्या करना है, एवरेज स्ट्रेस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इफ मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल एरिया। अगर हमें रेजिस्टिंग फोर्स पता चल गया है, रिजल्टेंट रेजिस्टिंग फोर्स,
तो क्या करना, उसमें ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के डिवाइड कर देना, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज स्ट्रेस पता चल जाएगा। और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हमें एवरेज स्ट्रेस पता है तो अगर उसमें हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉडी में जो रिजल्टेंट रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और रिजल्टेंट रेसिस्टिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स उसमें है, एक्सटर्नल फोर्स। अब लास्ट टॉपिक आज के लिए देखते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो स्ट्रेस जो होते हैं मेनली 2 टाइप कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है कि अलोंग दी अप्लाइड लोड, जो लोड अप्लाई किया उसके अलोंग जब स्ट्रेस आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कौन से, डायरेक्ट स्ट्रेस। और इनडायरेक्ट स्ट्रेस मतलब कि वो अप्लाई, वो उस जिस लोड जहाँ अप्लाई किया उसके अलोंग नहीं आते हैं, मतलब बॉडी में कहीं पे भी स्ट्रेस जनरेट होते हैं, कैसे भी टाइप के। ठीक है, अब ये 2 टाइप के होते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल मैं बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और ये अलोंग दी सरफेस। अभी नॉर्मल 2 टाइप के होते हैं, एक टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। अब टेंसाइल मतलब जैसे कि दिख रहा है बॉडी थी, इसमें अगर इसके अलोंग फोर्स लग रहा तो इसी के अलोंग क्या आएंगे, बॉडी क्या करेगी, एलोंगेट करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कंप्रेसिव की बात करें तो हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो कंप्रेसिव आएंगे। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेस देखते हैं, तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस। बेंडिंग मतलब जब हम फोर्स वो हमारे जब हम मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, बेंड कर जाती है, तो बेंड करेगी तो अलग स्ट्रेस जनरेट होते हैं। अब देखो ये भी दो इनमें भी टेंशन और कंप्रेसिव दोनों एक साथ आएंगे। अगर देखा जाए, अगर बॉडी इस तरीके से हो रही है, ठीक है, तो ऊपर में दिख रहा है कि टेंशन आ रहा है कि बॉडी एलोंगेट करने की कोशिश कर रही है, नीचे कंप्रेसिव आ रहा है यानी कि नीचे क्या कर रही है, बॉडी कंप्रेस होने की कोशिश कर रही है। और टॉर्जनल स्ट्रेस की बात करेंगे तो जब किसी बॉडी को उसी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या करेगी, ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ कौन से स्ट्रेस आएंगे, टॉर्जनल स्ट्रेस आएंगे। अगर हम इसकी बात करें कि इफेक्ट कौन कौन से आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस यानी टेंसल स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, एलोंगेशन होता है बॉडी में। कंप्रेसिव के कारण कौन सा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। बेंडिंग के कारण क्या होता है बॉडी में, बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि बेंड कर जाती है बॉडी। टॉर्जनल स्ट्रेस के कारण क्या आता है, ट्विस्टिंग आती है। और शियर फोर्स स्ट्रेस के कारण क्या आता है, बॉडी या तो शियर करेगी या कट हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आज यहीं तक देख रहे हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, हुक्स लॉ भी कवर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको एक बार देखना, क्योंकि उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक कवर किए गए हैं। तो जब तक बेसिक कवर नहीं होगा तब तक आगे कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।